नमस्कार, मैं मुनीश कुमार मल्होत्रा। आप देख रहे हैं आईबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। खबर है उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षों पर साधा निशाना और आने वाले 2022 में विधानसभा के चुनाव पर अहम चर्चा करते हुए लोगों से बातचीत की और कई चीज़ों का अनावरण करते हुए संबोधित किया। देखिए। मैं इसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरणों में, हनुमान जी के भी पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी अयोध्या वासियों को इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया। इससे पहले जब भी हम लोग अयोध्या आते थे तो भाइयों बहनों, एक बात के लिए अयोध्या के साधु संत हो, अयोध्या के नागरिक हो, अयोध्या के जनप्रतिनिधि हो, उन सबके द्वारा एक ही बात कही जाती थी। मैं जिस मंच में जाता था वे एक ही बात कहते थे कि योगी जी एक काम करो और मंदिर का निर्माण करो। और भाइयों बहनों, आज तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है ना। आप सभी खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से कितने लोग खुश हैं? सभी लोग। दिव्यांगजनों की ओर से आज दिव्यांगजनों को भी यहाँ कृत्रिम अंग उपकरण वितरित हो रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा हाथ खड़ा करके बताइए, सभी लोग खुश हैं? बहुत सुंदर। अयोध्या भाइयों बहनों, हम सबकी आस्था के प्रतीक है। भारत के सनातन धर्म की 7 पवित्र पुरियों में से एक पहली पुरी है अयोध्या। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये कहना है कि अयोध्या को ऐसी नगरी के रूप में विकसित करना है जो दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी हो, सबसे सुंदर नगरी के रूप में। लेकिन याद रखना, कोई नगर हो या कस्बा या गांव हो या बड़ा शहर, तब तक सबसे सुंदर नहीं होगा जब तक सरकार और जनप्रतिनिधि और जनता एक साथ मिलकर के सामूहिक प्रयास न करें। सबका योगदान जब होगा, और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ, जब सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे तो एक साथ मिलकर के सबका साथ सबके विकास की परिकल्पना साकार होगी और अयोध्या विकास की सबसे सुंदरतम दुनिया की नगरी के रूप में स्थापित होगी। और इस दिशा में प्रयास सबको एक साथ प्रारंभ करने पड़ेंगे। केंद्र सरकार आज यहाँ पर एक आयुर्वेद कॉलेज दे रही है। आयुर्वेद कॉलेज के लिए केंद्र सरकार के मंत्री भी आए हैं। केंद्र सरकार के आयुष विभाग के सचिव भी आज अयोध्या में उपस्थित हुए हैं। और सचमुच केंद्र सरकार ने जितना काम किया है हर एक क्षेत्र में, अभी कुछ दिनों में हम अयोध्या में जो एयरपोर्ट है, अभी वहां छोटा जहाज चलने की व्यवस्था है, लेकिन एक बड़ा जहाज भी अयोध्या में उतर सके, इसके लिए एयरपोर्ट का शिलान्यास भी यहां पर करने जा रहे हैं। और अयोध्या का एयरपोर्ट तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या में बैठे और दुनिया के किसी भी देश की यात्रा अयोध्या में बैठे बैठे आप कर सकते हैं। दूसरा, आज यहां पर भारत सरकार के आयुष मंत्री आए हैं। भाइयों बहनों, वहां केवल आयुष मंत्री ही नहीं है, जलमार्ग मंत्री भी हैं। और मैं उनसे चाहूंगा कि अयोध्या को जलमार्ग से जोड़ने की भी कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या का संबंध कोरिया से भी,
मुझे याद है दक्षिण कोरिया की राष्ट्राध्यक्ष आए थे यहाँ और उनका ये मानना है कि कोरिया की राजकुमारी आज से 2000 वर्ष पहले वहां की जो राजमाता थी वह अयोध्या की राजकुमारी थी और उन्होंने यहाँ पर राजकुमारी रत्ना का किम हो जो यहाँ पर म्यूजियम बना है वह अयोध्या की ही राजकुमारी रत्ना के ही वह उन्होंने स्मारक अयोध्या में बनाया है और उनका यह मानना है कि राजकुमारी रत्ना अयोध्या से जलमार्ग से होते हुए वह कोरिया तक पहुंची। आज भी वे लोग बड़ी श्रद्धा के साथ अयोध्या के साथ संबंध जोड़ते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने वाली कंपनी सैमसंग ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ही आह्वान पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा निवेश किया है और वह निवेश दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन वह कंपनी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाती है और इसीलिए आप आए हैं, जरूर इसका सर्वे करवाइए कि सरयू यहाँ की पवित्र नदी है और सरयू जी के बारे में भगवान राम ने स्वयं कहा कि अवधपुरी और यहाँ पर जन्मभूमि पुरी सुहावनी उत्तर दिशा सरयू पावनी, यानी सरयू नदी के बारे में भगवान राम ने ये वचन कहे, यानी भगवान राम ने भी सरयू की महिमा का गान किया है। कहते भगवान राम अपने बचपन में सरयू में स्नान करते थे और सरयू तो उनके जीवन भर की साथी थी। इतनी पावन नदी, कौन ऐसा भारतीय होगा जो मां गंगा और मां सरयू में स्नान करके अपने को धन्य धन्य महसूस न करता हो और उस भाव के साथ जो भी अयोध्या धाम आता है और सरयू जी में पावन स्नान करने का सौभाग्य भी अपने साथ लेकर के जाता है और सरयू नदी अगर जलमार्ग से जुड़ जाता है तो अयोध्या सुंदर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी तो बनेगी ही, यहाँ के किसानों की उपज को देश और दुनिया की मंडी तक पहुंचाने का माध्यम भी सरयू जी बनेगी और इसके लिए हम सबको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने आयुर्वेद कॉलेज अयोध्या को दिया। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पहले ही किया जा चुका है और एमबीबीएस की दूसरी यानी सेकंड बैच वर्तमान में यहाँ पर पढ़ रहा है। होमवेद कॉलेज भी है। आयुर्वेद कॉलेज बनने के बाद अयोध्या धाम में सभी प्रकार की स्वास्थ्य की पद्धतियों को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल जाएगी और एक अद्भुत केंद्र अयोध्या को विकसित करने के लिए हमें मदद मिलेगी और इस देश से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य यहाँ पर हो रहा है। आज यहाँ पर ये आयुष का 2 दिवसीय मेला भी आयोजित हुआ है। इसके साथ ही उन्नाव, श्रावस्ती, गोरखपुर, हरदोई, संबल, मिर्जापुर में भी 50-50 सैया के एकीकृत आयुष चिकित्सालय के शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। 250 राजकीय आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी यानी आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर का भी शिलान्यास हो रहा है और साथ साथ लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, संत कबीर नगर, ललितपुर, कौशाम्बी, सोनभद्र और देवरिया में 50-50 बेड्स के एकीकृत आयुष चिकित्सालयों का लोकार्पण और 500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहाँ पर एक साथ प्रारंभ संपन्न हुआ है। यहाँ पर इसके साथ ही यहाँ पर 2 दिवसीय यह आयुष मेला भी यहाँ पर प्रारंभ हुआ है जिसमें आयुष से जुड़ी हुई हर एक विधा की आयुर्वेद है, यूनानी है, योग है, नेचुरोपैथी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, इनसे किसी भी पैथी से उपचार की सुविधा यहाँ पर आज और कल 2 दिन रहेगी और मैं अयोध्या वासियों से कहूंगा इसका लाभ जरूर लीजिएगा क्योंकि ये भारत की परंपरागत आयुष की पद्धति है और यह लाभ ही लाभ देने वाला है और इसका लाभ हमें अवश्य लेना चाहिए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश सरकार ने
आयुष के क्षेत्र में अच्छा कार्य प्रारंभ किया है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर सभी आयुर्वेद कॉलेजेस को और आयुष से जुड़े हुए सभी कॉलेजेस को उत्तर प्रदेश के अंदर एक विश्वविद्यालय के अधीन सबको लेके आ रहे हैं और वह उत्तर प्रदेश का आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास अभी 28 अगस्त को राष्ट्रपति जी के कर कमलों से हम लोगों ने गोरखपुर में संपन्न किया है। वहां पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। तेजी के साथ आयुष एक नई विधा के रूप में उभर रहा है और खासतौर पर हम लोगों ने देखा है कोरोना कालखंड के दौरान आयुष के प्रति और भारत की परंपरागत पद्धति के प्रति देश और दुनिया के मन में कितना भाव जागरूक हुआ। ये तो मैं देखता था, किसी के घर में जाओ तो वहां पहले चाय देता था, अब किसी के घर में जाओ तो काढ़ा देने लग गया है। ये काढ़ा आयुष का ही काढ़ा है, आयुर्वेद का ही काढ़ा है। आयुर्वेद के प्रति लोगों का ये रुझान अद्भुत है, अभिनंदनीय है और मुझे लगता है कि लोग भी इस बात को आज मान रहे हैं। मैं देख रहा हूं दुनिया के अंदर लोगों के जो भाव आते हैं, हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि आयुष में जो कुछ भी है, आयुर्वेद में जो कुछ भी है, भारत की आयुष पद्धति में जो कुछ भी है, ये व्यापक अनुभव पर आधारित है, लोक कल्याण का माध्यम बनता है और जिसको जब भी हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो ये कोरोना जैसी महामारी के साथ साथ हर प्रकार की बीमारियों से बचाव के साथ साथ व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम को इतना मजबूत करेगा कि वह अपने आप ही स्वस्थ और निरोग काया प्राप्त करने में उसे सफलता प्राप्त होगी। और आज का ये कार्यक्रम इस बात का एक गवाह बन रहा है। अयोध्या में भाइयों बहनों, आयुर्वेद कॉलेज प्राप्त होने के लिए तमाम प्रदेश के अन्य जनपदों में आयुष के हॉस्पिटल और वेलनेस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के आज प्राप्त होने पर मैं भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के उन सभी नागरिकों को इसके लिए बधाई देता हूं और साथ साथ अयोध्या के अंदर भी उन बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए जिसमें यहाँ की अच्छी सड़कें बने, यहाँ पर अच्छे अन्य प्रकार की सुविधाओं का निर्माण हो। ऑपरेशन कायाकल्प में निवेशित शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अत्याधुनिक सुविधा यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हो, अन्य सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हो, यह एक व्यवस्था यहाँ के लिए की जा रही है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में अयोध्या ने दीपोत्सव के माध्यम से देश और दुनिया के सामने जो अपनी एक पहचान बनाई, आज वह एक बार फिर से देश और दुनिया के सामने अयोध्या को श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के माध्यम से उसको एक नई दिशा प्राप्त हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, हर व्यक्ति जानता है भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। ये सांप्रदायिकता का प्रतीक नहीं, ये भारत के राष्ट्र मंदिर के निर्माण का प्रतीक है। और क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का आप समर्थन करते हैं? जो लोग समर्थन करते हैं दोनों हाथ उठा करके अपने समर्थन की बात करिए। तो इसका मतलब हम लोगों ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का कार्य शुभारंभ किया था शिलान्यास के माध्यम से। यह अच्छा हुआ ना, सभी लोग मानते हैं। तो एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ वे लोग भी थे जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। भाइयों बहनों, राम भक्तों की सरकार चाहिए या राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली सरकार चाहिए? राम भक्तों की सरकार है तो भगवान राम ने राम राज्य, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राम राज्य की बात की, स्वतंत्र भारत में कैसा शासन चाहिए? राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाला, किसी भी प्रकार के, यानी जहां पर दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह न हो, दैहिक दैविक भौतिकता का राम राज्य नहीं,
काबू व्यापार, यानी कहीं भी इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार के दुख के लिए कहीं कोई स्थान नहीं। ये राम राज्य है जहां पर जो सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है, जो शाश्वत है, देश काल परिस्थितियों से अप्रभावित है, वह व्यवस्था राम राज्य की है। और विकास की इस पर्याय को आगे बढ़ाने का कार्य आज अयोध्या के अंदर इसीलिए केंद्र और प्रदेश सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। अन्न योजना भी उसी दिशा से लागू की गई है। और भाइयों बहनों, अब तो वैक्सीन भी आपने देखा होगा, जिन्होंने वैक्सीन लिया है बड़ी प्रभावी है। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है अयोध्या में? सभी लोगों ने ले लिया है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है वे वैक्सीन जरूर ले लेंगे। वैक्सीन कोरोना में, कोरोना के सुरक्षा का एक कवच है। आप सब इसका लाभ लेंगे इस विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आप सबको ढेर सारी इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं